जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 17 कर रहे हैं, सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, सॉलिड ऑफ फिज़िक्स। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 17.3 का एक सब हेडिंग है एनर्जी बैंड थ्योरी। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को स्टडी किया है और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के अंदर जो कनेक्टिविटी रेंजेस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जिस थ्योरी की हेल्प लेना पड़ती है वो एनर्जी बैंड थ्योरी है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है? सॉलिड्स को अगर हम देखें तो इसको हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट वन था कंडक्टर, जिनको हम मेटल्स भी कह सकते हैं। इनकी कंडक्टिविटी 10⁻+7 हमने देखी थी। उसके बाद दूसरा है सेमी कंडक्टर्स। इनकी कनेक्टिविटी रेंजेस 10⁻6 टू 10⁻4 पर मीटर था। और अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर की जो कनेक्टिविटी है 10⁻20 टू 10⁻10 है। अगर मैंने बताया था कि कंडक्टर या मेटल्स की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी वैल्यू प्लस में है। इंसुलेटर की देखें तो इसकी वैल्यू माइनस में है, बहुत लो है 10⁻20। तो ये इनके दरमियान कनेक्टिविटी रेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से मेटल्स के अंदर से करंट पास कर जाता है, इसके अंदर से करंट पास नहीं करता। इसको जो है वो बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इनके दरमियान कनेक्टिविटी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा किस वजह से होती हैं। तो बोहर का मॉडल फेल हो गया इसको एक्सप्लेन करने में। उसके बाद फिर हमें जो हेल्प लेना पड़ी वो एनर्जी बैंड थ्योरी की लेना पड़ी। एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो इनकी कनेक्टिविटी रेंजेस के बारे में और इसकी कनेक्टिविटी बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो सामने आई। एनर्जी बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एनर्जी बैंड थ्योरी जो है ये बेस करती है इलेक्ट्रॉन वेव मैकेनिकल मॉडल के ऊपर। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन वेव मैकेनिकल मॉडल? इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव के तौर पे जो है वो डील किया गया है। जैसे कि हम देखें, इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमारे पास आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड एटम एक सिंगल एटम को कहते हैं। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, हम इसको एज अ वेव के तौर पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है इस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इसके पास कुछ एनर्जी होगी। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम को थोड़ा सा हीट अप कर देते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इससे बाहर वाला जो इस तरह से शेल होगा वो जंप करके यहाँ पे, लेट अस कंसीडर इस जगह पे जंप करके आ गया। इलेक्ट्रॉन का यहाँ से लेकर एक शेल से लेकर दूसरे शेल तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी स्टे नहीं कर सकता। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इस शेल में होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेल में जाके स्टे करेगा। इसके दरमियान ये जंप करके यहाँ से गुजर के जा सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टे नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि इस शेल के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है, जब ये इस शेल में आता है तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। जैसे जैसे ये यहाँ से ऊपर जाएगी इसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो मतलब अगर मैं एग्जांपल दूँ कि यहाँ पे एनर्जी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये जंप करके जब ऊपर वाले शेल में गया तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास एनर्जी आती है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब ये एक आइसोलेटेड एटम के क्रॉस मूव करता है, यहाँ तो इसके पास एनर्जी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पास जो है जब ये शेल के अंदर एनर्जी लेवल्स के अंदर मूव करता है तो इसके पास एनर्जी ना तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, ना 3, ना 4, बल्कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो सकती है। तो हम फिर कह सकते हैं कि एक आइसोलेटेड एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, डिस्क्रीट, मुनफरिद और फिक्स इसकी वैल्यू होती है। अगर इसकी एनर्जी जब ये शेल के अंदर इवाल्व करता है, इसकी एनर्जी को अगर हम ग्राफ की हेल्प से देखें तो अलोंग द वाई एक्सिस हमने एनर्जी को लिया हुआ है और इसका पहले वाले शेल में इसके पास एनर्जी ये होगी, दूसरे वाले शेल में इसके पास एनर्जी ये होगी और थर्ड वाले शेल में इसके पास एनर्जी ये होगी। तो इसके दरमियान ये जो एनर्जी की स्टेट है, इस स्टेट की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये इन शेल के अंदर रहता ही नहीं है, मतलब स्टे ही नहीं कर पाता। तो इस वजह से इसकी एनर्जी जो है डिस्क्रीट यहाँ तो इतनी हो सकती है, यहाँ इसकी एनर्जी इतनी हो सकती है और यहाँ इसकी एनर्जी जो है इतनी हो सकती है। इसके दरमियान में यहाँ पे एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती।
तो एनर्जी बैंड थ्योरी की हेल्प से हमने इनकी जो कंडक्टिविटी बिहेवियर है इसको हमने डिस्कस करना है। तो हमने देखा एक आइसोलेटेड एटम का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको सिंगल एक न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस वजह से इनके पास जो है वो एक एक एनर्जी लेवल इस तरह से होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें दो एटम अगर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है और इसके पास दूसरे एटम का न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। जब कभी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक से ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं तो तब वो जो एनर्जी लेवल होता है वो स्प्लिट अप हो जाता है अदर या स्मॉल सब एनर्जी लेवल्स के अंदर। इस इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे कितने एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे, दो एनर्जी लेवल जो है ये वाला एनर्जी लेवल जो है स्प्लिट अप होके दो एनर्जी लेवल में डिवाइड हो गया, और ये जो सेकंड वाला ये वाला था ये भी स्प्लिट अप होके दो एनर्जी लेवल में, और ये वाला भी स्प्लिट अप होके दो एनर्जी लेवल्स में जो है वो डिवाइड हो गया। इनको हम जो है सब एनर्जी लेवल्स का नाम देते हैं। ये एनर्जी लेवल स्प्लिट अप होके सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो गया। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें कि n एटम्स की एग्जांपल लें, n एटम जब होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर n एटम के न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट करेंगे और उस वजह से उनके एनर्जी लेवल जो है वो इस तरह से एक जो एनर्जी लेवल है वो n एटम के अट्रैक्शन की वजह से n नंबर ऑफ सब शेल्स के अंदर या सब एनर्जी लेवल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से ये सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा अब इन दैट केस जब एक इलेक्ट्रॉन को n एटम डिवाइड करते हैं, पहले उसका एनर्जी लेवल सिर्फ इतना सा था, अब उसका एनर्जी लेवल क्या है पहले की निस्बत यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी लेवल उसका बढ़ गया, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर इसका एनर्जी लेवल यहाँ तक जो है वो बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन की यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले क्या था इसका एक सिंगल से पॉइंट के ऊपर इसकी एनर्जी थी, लेकिन अब क्या है इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, वेरिएशन आ गया, इसके एनर्जी लेवल स्प्लिट अप हो गए हैं। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक अब भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मौजूद नहीं है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मौजूद नहीं। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो एटम्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा एटम्स के इफेक्ट में आ जाता है एक एटम का इलेक्ट्रॉन, तो उस वक्त उसके एनर्जी लेवल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। वैसे तो इसके एनर्जी लेवल बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसके 3 एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे। ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये सब एनर्जी लेवल्स, इनको हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी बैंड वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 एनर्जी बैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनर एनर्जी बैंड है, वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है। आप एक दफ़ा फिर से सुन लें, इनर बैंड है, वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है। और दो एनर्जी बैंड के दरमियान ये जो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इनको फॉरबिडन एनर्जी गैप का हम FB का या फॉरबिडन एनर्जी गैप का हम नाम देते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टे नहीं कर सकता, दो एनर्जी बैंड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जहाँ पे एनर्जी लेवल उनके नहीं होते, उनको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो यहाँ पे ये वाला भी जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप है। अगर हम यहाँ पे इनके बैंड्स को फिर जो है वो और डिस्कस करें तो हमारे पास आ जाता है सबसे पहले दो बैंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। जो ये हमारे पास जो है कंडक्शन, सबसे ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, उसके नीचे वैलेंस बैंड होता है और उसके वैलेंस बैंड के नीचे जो है इनर बैंड होता है। तो वैलेंस बैंड जो है वो कहाँ पे होता है, कंडक्शन और इनर बैंड के दरमियान में होता है। कंडक्शन बैंड जो है वो आउटर मोस्ट बैंड को भी कंडक्शन बैंड कहते हैं, जो कि सबसे बाहर एग्जिस्ट करेगा, और उसके बाद इनर जो है वो बैंड ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अगर हम देखें इनको, इनके अंदर जो है जब ये बैंड एनर्जी बैंड जो है ये इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ये एनर्जी शेल्फ भी कहते हैं इनको, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते हैं। अब अगर हम देखें तो इन इनर वैलेंस और कंडक्शन बैंड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन किस तरह से होंगे, तो इसको देख लेते हैं। जो वैलेंस बैंड है ये मे भी कम्प्लीटली फिल हो सकता है, इसके पास मतलब कम्प्लीटली फिल होगा, जैसा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर तो पहले शेल में 2 हैं तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, दूसरे शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी कम्प्लीटली फिल्ड है। उसके बाद अगर आप तीसरे शेल में देखें तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी कम्प्लीटली फिल्ड है। तो हमारे पास वैलेंस बैंड जो है वो मे भी कम्प्लीटली फिल्ड हो सकता है, पार्शियल फिल भी हो सकता है, मतलब आधा फिल भी हो सकता है, और नेवर एम्प्टी, वो कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है कि वैलेंस बैंड जो है वो कभी भी जो है वो नेवर एम्प्टी नहीं होगा, पार्शियली फिल हो सकता है और कम्प्लीटली फिल भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम कंडक्शन बैंड की बात करें
तो कनेक्शन बैंड के अंदर जो है वो मे बी एम्प्टी हो सकता है, कनेक्शन बैंड एम्प्टी हो सकता है, वो पार्शली फिल हो सकता है, और नेवर कम्प्लीटली फिल, वो कभी भी कम्प्लीटली फिल नहीं होगा। तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। वैलेंस बैंड जो है वो नीचे है, जबकि कनेक्शन बैंड क्या है, ऊपर है। तो आप देखें, जब भी आप एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को सेट करने शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप न्यूक्लियस के करीब तरीन शेल में इलेक्ट्रॉन रखते हैं। न्यूक्लियस के करीब तरीन ये इनर बैंड है, ये तो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। अगर हम इनर बैंड की बात करें तो इनर बैंड जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है। उसके बाद वैलेंस बैंड की बात करें तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है। उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे, ये जो है वो नेवर एम्प्टी, ये कभी भी वैलेंस बैंड जो है वो एम्प्टी नहीं होगा। अगर ये वैलेंस बैंड एम्प्टी हो जाएगा तो तब ये वाला कंडक्शन बैंड बन जाएगा, और ये इनर बैंड जो है ये क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड हो जाएगा। वैलेंस बैंड जो है कभी भी एम्प्टी नहीं होता। उसके बाद अगर ये पार्शली फिल हो सकता है, उसके बाद ये जो कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड जो है वो कभी भी कम्प्लीटली फिल नहीं होता। अगर ये कम्प्लीटली फिल हो जाए तो तब ये कंडक्शन बैंड नहीं होगा, तब ये वैलेंस बैंड होगा या इनर बैंड होगा। तो इस वजह से ये कभी भी कम्प्लीटली फिल नहीं होता, पार्शली फिल हो सकता है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं, और ये जो है वो एम्प्टी भी हो सकता है। अब देखें करंट किस तरह से फ्लो करता है। अगर कभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड के पास हों तो तब उसको हम पोटेंशियल प्रोवाइड करें। अगर तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो कंडक्शन बैंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और करंट हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। अगर कभी किसी एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन कब होते हैं, जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में होंगे तब ही वो करंट फ्लो करेगा। तो अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं, तो इंसुलेटर में जब हम वुड को या किसी भी इंसुलेटर मटेरियल को बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे मौजूद वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाते। इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन उनके पास नहीं होते और करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान डिस्टेंस कम होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके यहाँ पे पहुँच जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और यहाँ से करंट जो है वो फ्लो कर जाता है। इसको कंडक्शन और वैलेंस बैंड की बेस के ऊपर हम कंडक्टर और इंसुलेटर को इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास जो इंसुलेटर होता है इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता। इस वजह से नहीं होता कि इनका जो वैलेंस बैंड है ये फुल वैलेंस बैंड होता है, फुली मतलब कम्प्लीटली फिल होता है, जबकि जो कंडक्शन बैंड है ये एम्प्टी होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो इनके पास नहीं है, करंट तो फ्लो नहीं हो सकता। अब अगर करंट फ्लो होगा तो वो किस केस में होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस एम्प्टी बैंड में जाएंगे, तो ही ये यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ही यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के से ज़्यादा अगर हम एनर्जी दें तो तब ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा पाते हैं। तो इस वजह से ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाता। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, इनका आपस में जो डिस्टेंस है इस इंसुलेटर की निस्बत कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो इसको हम थोड़ा सा बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करें, थोड़ा सा एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इजीली नहीं लेकिन थोड़ा सा एफर्ट के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच पाते हैं। इस वजह से ऑलमोस्ट जो है वो ये ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्टर बैंड होता है, लेकिन जिसको जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो तब इसमें से थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और स्मॉल सा करंट फ्लो हो जाता है। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, ओवरलैप किया होता है। इजीली इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस से कंडक्शन में जा सकते हैं, कंडक्शन से वैलेंस में जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ टच होते हैं और इजीली ये जो है वो शफल करते रहते हैं। और ऑलमोस्ट ये जो है वो कंडक्शन बैंड जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और जैसे ही इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर से करंट जो है वो पास कर जाता है। इसके अंदर से ऑलमोस्ट करंट जो है वो पास कर जाता है और बहुत ज़्यादा हाई मोड में यहाँ पे करंट पास करता है। अब अगर हम देखें बैटरी के साथ कनेक्ट करने से, अगर हम इसके इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का इन्वायरमेंटल जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उनको चेंज करें तो तब भी इसकी कनेक्टिविटी के ऊपर थोड़ा सा अफेक्ट होता है। बैटरी के साथ तो हमने कनेक्ट करना है तभी करंट फ्लो करेगा, लेकिन साथ साथ अगर हम इनको इसकी फ़िज़िकली या एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ भी अगर हम दें, या इसको हम इसकी फ़िज़िकली जो हमारे पास आउटर मोस्ट इन्वायरमेंटल जो चीज़ें उनको चेंज करें तब भी इसके कनेक्टिविटी के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ता है। अगर हम यहाँ पे
3 क्वांटिटी की बात करें तो टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट किया जाता है, कंडक्टेंस को या कनेक्टिविटी को G से रिप्रेजेंट किया जाता है और रेजिस्टिविटी को जो है वो रो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के अंदर ये T मीन टेम्परेचर का अपवर्ड एरो का मतलब क्या है कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करें इंसुलेटर के अंदर, ये MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो अभी यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बारे में। अगर हम टेम्परेचर को अपवर्ड एरो का मतलब क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो तब हमारे पास यहाँ पे मौजूद जो कंडक्टेंस है वो भी एरो ऊपर को है इंक्रीज़ होता है और रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी इंसुलेटर की टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी उनकी लो हो जाती है। इस वजह से टेम्परेचर के बढ़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उनको इतनी एनर्जी मिलती है कि वो जंप करके यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाते हैं और इस वजह से कंडक्शन बैंड के अंदर थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और हल्का फुल्का उसका करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस उसकी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी उसकी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो इन द केस ऑफ कंडक्टर T इज अ टेम्परेचर एरो अपवर्ड है। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से वहाँ पे हमारे पास कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से उनके दरमियान आपस में जो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास ये इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। इस वजह से इनकी कंडक्टेंस जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टेंस लो हो जाती है। कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, तो ये काम हो तो ये क्या होना शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाती है। इस वजह से उनके क्रॉस करंट फ्लो नहीं हो पाता। इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं, हमने इसको पहले भी जो है वो डिस्कस किया हुआ है। अगर ये हमारे पास को कनेक्टर है, इसके दरमियान ये एटम्स होते हैं और एटम के साथ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इनको इस तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और साथ यहाँ पे हम इस तरह से फ्लेम अप इसको करें, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी वाइब्रेशन, एटम की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। एटम की वाइब्रेशन बढ़ने से ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जा रहे हैं इनके रास्ते में रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो इस वजह से इनकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी और इनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से इनकी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये जस्ट लाइक हमारे पास इंसुलेटर की तरह का ये सेमीकंडक्टर जो है वो बिहेव करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई है, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आए तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। जी अल्लाह हाफिज़।